हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जानेंगे बहुत ही डिटेल से कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में कौन कौन सी विशेषताएं थी। प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमेशा की तरह हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से बन सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि भारत में इस्लामी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, या फिर इस्लामी शिक्षा की जगह पर मुस्लिम कालीन शिक्षा भी दे सकता है, इसका विवेचन कीजिए। अथवा मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप आधुनिक भारत में इनमें से किनको पुनर्जीवित करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। तो ये कुछ प्रश्न इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब जानेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी मुस्लिम कालीन शिक्षा की। देखिएगा, मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर लेने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्राचीन भारतीय शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, उसका ह्रास होने लगा। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नई या नवीन संस्कृति, धर्म और आदर्श अपने साथ लाए थे। इनका क्या था? अलग ही संस्कृति थी, अलग ही धर्म था और अलग इनके आदर्श थे। तो ये अपने साथ इसे लेकर आए थे। अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म और इस्लामी ज्ञान व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनके द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास के परिणाम स्वरूप देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात इस्लामी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। इस पद्धति को अपनी विशेषताएं इनकी अलग अलग थीं। तो इनका हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहला जो होता था प्रमुख विशेषता बिस्मिल्लाह संस्कार का, जिसे हम बिस्मिल्लाह रस्म भी कह सकते हैं। तो जैसे आपने देखा पिछली क्लासेस में वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था? उपनयन संस्कार। बौद्ध कालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार। उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में जब कोई बालक अपनी शिक्षा स्टार्ट करेगा, शिक्षा में प्रवेश लेगा, तो उसका बिस्मिल्लाह रस्म या बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। तो देखेंगे किस प्रकार से होता था बिस्मिल्लाह संस्कार, इसमें क्या क्या प्रावधान थे इनके। तो मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से ही होता था। जब किसी बच्चे को आपको स्कूल भेजना है या उसकी पढ़ाई को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होता? बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल से के उपनयन संस्कार और बौद्ध काल के पवज्जा संस्कार से ही मिलती जुलती ही है। उसी प्रकार से उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था और पवज्जा संस्कार बौद्ध काल में होता था शिक्षा को आरंभ करने के लिए। तो सेम यही कहा गया कि यहाँ पर ये सारी जो बिस्मिल्लाह संस्कार है, ये उपनयन और पवज्जा से मिलता जुलता ही है। इसमें बालक की उम्र जो है वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के यहाँ ले जाया जाता था। और वैदिक काल में क्या होता था कि बच्चा जब 5-6 वर्ष का हो जाता था, तब उसे अपने गुरु के पास जाना होता था उपनयन संस्कार के लिए। तो उसी प्रकार से इसमें एज जो है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका अलग ही मतलब टाइम है एज का। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। तो ये आपको याद रखना है। जब इतने समय का बालक हो जाता था, इतनी आयु का, तो उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के यहाँ ले जाया जाता था, जहाँ पर बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता, तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। अगर मान लीजिए कि जो लाइनें उसको दोहराना है कुरान की, वो नहीं पढ़ पाया, तब सिर्फ वह बिस्मिल्लाह शब्द कह देता था, तो वो उसका मतलब मान लिया जाता था कि हाँ, बालक की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। और बालक को औपचारिक पढ़ाई उसकी शुरू हो जाती थी, फॉर्मल तरीके से उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती थी। मौलवी साहब को कुछ नजराना देकर बालक को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। नजराना मतलब जो आप गुरु को दक्षिणा देते हैं, उसी का यहाँ से मतलब है।
अगली विशेषता देख लेते हैं। तो शिक्षा संस्थाएं किस प्रकार से होती थी, कहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था के लिए दो प्रमुख अभिकरण मकतब और मदरसा थे। कहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, मकतब और मदरसा में। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मौलवी साहब के द्वारा बिस्मिल्लाह की रस्म के साथ ही बालकों को मकतब में शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था। तो जो प्राइमरी के बच्चे होते थे या फिर आप कह सकते हो प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा वाले बच्चे, उनको मकतब में डाला जाता था और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते थे उनके लिए मदरसों का निर्माण किया गया था। मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे और मस्जिद के मौलवी साहब ही जो हैं ये मकतब में शिक्षण का कार्य करते थे। वह मस्जिद में मौलवी भी रहते थे, वही शिक्षा भी प्रदान करते थे बच्चों को। मकतबों में बालक को शब्द ज्ञान और धार्मिक प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी, किस प्रकार से उन्हें धार्मिक प्रार्थना करनी है, नमाज किस तरह से पढ़ना है, और बालक को शब्दों का ज्ञान कराया जाता था। मकतब की शिक्षा पूरी करके छात्र मदरसों में प्रवेश लेते थे। मदरसों में कई विषयों के विद्वान शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करते थे। अब आगे देखेंगे कि पाठ्यक्रम कौन कौन सा था, कैसा पाठ्यक्रम होता था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। तो मकतबों में दिए जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को लिखना, पढ़ना, पत्र व्यवहार, साधारण गणित, अरबी फारसी की शिक्षा तथा उसमें जीविकोपार्जन या व्यावसायिक शिक्षा की क्षमता का विकास भी किया जाता था। इस्लाम धर्म का ज्ञान जो है ज्ञान देकर तथा कुरान को कंठस्थ मतलब याद करा करके छात्रों में धार्मिक और नैतिक आचरण से संबंधित प्रकृति का विकास किया जाता था। मदरसों में प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा, मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें पाठ्यक्रम जो था वो धार्मिक और लौकिक दो रूप में बटा था। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान, हदीस व फिक्र जिसे धर्मशास्त्र कहेंगे और विस्तृत अध्ययन छात्रों को ये कराया जाता था। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र या कानून, कृषि, ये सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। किसमें आप कह सकते हो लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। अब देखेंगे शिक्षण पद्धति कैसी थी। मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक ही थी। जिस प्रकार से आपने देखा वैदिक काल में और बौद्ध काल में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या था, मुस्लिम काल में भी मौखिक पद्धति ही अपनाई गई। रटने तथा स्मरण पर बल दिया गया। बच्चे चीज़ों को रट लिया करते थे और व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को स्व अध्याय विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि बच्चे जितना हो सके वह अपने ही खुद से मतलब स्व अध्याय करके, खुद से पढ़ाई करके ज्ञान को अर्जित कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। अध्यापक की उपस्थिति में बड़ी कक्षा के कुशल और योग्य छात्र छोटी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते थे। राज दरबारों में महत्वपूर्ण विषय पर शास्त्रार्थ भी कराया जाता था। शिक्षा अरबी फारसी के माध्यम से दी जाती थी। तो माध्यम क्या था, अरबी फारसी का। लेकिन बाद में प्रारंभिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से प्रदान की जाने लगी और आज भी उर्दू के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है मुस्लिम काल में। आगे देखेंगे अगली विशेषता है कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था। तो मुस्लिम काल में गुरु और शिष्यों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। शिक्षकों को समाज में अत्यंत सम्मानीय स्थान दिया जाता। शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता था, फिर भी उन्हें सभी स्थानों पर बहुत ही सम्मान मिलता था। तो वेतन कम मिलता, पैसा कम मिलता, लेकिन सम्मान जरूर मिलता था। छात्र गुरु के आदेशों का पालन करते थे, अनुशासित रहते थे, विनम्र सहनशील बने रहते थे और गुरु छात्रों में श्रद्धा पाकर पूजनीय बन जाता था। तो इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध था। अगली विशेषता है अनुशासन, दंड और पुरस्कार का क्या व्यवस्था थी, ये देख लेते हैं। मुस्लिम काल में छात्र अत्यधिक अनुशासित रहते थे। नैतिक व व्यावसायिक शिष्टाचार, आत्मानुशासन और विनयशीलता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य था। अनैतिक आचरण करने पर, झूठ बोलने पर या फिर दैनिक पाठ याद ना करने पर और अशिष्ट आचरण करने पर छात्रों को कठोर से कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। तो यहाँ पर दंड तो बच्चों को दिया जाता था। जो बच्चे गलतियाँ करते थे, झूठ बोलते थे या फिर चीज़ों को याद नहीं करते थे, डेली पाठ का याद नहीं करते थे, तो उन्हें हम मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या किया जाता था, कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था।
शिक्षक छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार दंड देते थे, जैसे भी वो दे सकते थे, मतलब लात, घूसा, कोड़े, उठक बैठक, जो भी वो चाहें मुर्गा बना करके हर प्रकार से वो अपने हिसाब से बच्चों को दंड देते थे। कुशल, योग्य तथा चरित्रवान छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता था। जो बच्चे अच्छे थे उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता था। कुछ शासक सम्मानित और धनी नागरिक योग्य छात्रों को पुरस्कार प्रदान करते थे। अगली विशेषता है स्त्री शिक्षा की। तो देख लेते हैं स्त्री शिक्षा कैसी थी इस काल में। तो मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी। मुस्लिम काल में महिलाओं को पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण स्त्री शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था। आप कह सकते हैं बिल्कुल हो ही नहीं पाया था। कम आयु की लड़कियां जो हैं, बहुत ही छोटी बच्चियां, वो मकतबों में जा कर के प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया। आप कह सकते हो कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा को ज़्यादा विशेषता प्रदान नहीं की गई, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जो शाही परिवार के लोग होते थे या धनी परिवार के, वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे, उनकी बेटियां शिक्षा को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन ऐसे आम व्यक्ति, आम नागरिक ऐसे नहीं कर सकता था। स्त्री शिक्षा वहाँ पर नहीं अलाउ थी। अगली विशेषता है व्यावसायिक शिक्षा। तो मुस्लिम काल में शासकों के द्वारा हस्तकला, ललित कला, वास्तुकला जैसे व्यावसायिक शिक्षा का प्रोत्साहन भी दिया गया। काल में नक्काशी, दस्तकारी, पच्चीकारी, हाथी दांत, मलमल आदि कला कौशल से संबंधित कार्य भी उच्च कोटि के किए जाते थे। इसलिए इन कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ काम करके छात्र इन कलाओं का परीक्षण किया करते थे। तो व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी कि आगे चल के व्यावसायिक चीज़ भी वो आरंभ कर सकें, इसलिए हर तरीके की चीज़ें सिखाई जाती थी। अगला है सैनिक शिक्षा। तो मुस्लिम काल में छात्रों को अपने शासन की रक्षा करने के लिए निरंतर युद्ध करने पड़ते थे, इसलिए इस काल में सैनिक शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। छात्रों को निपुण योद्धाओं के द्वारा तीरंदाजी, घुड़सवारी, तो ये चीज़ें भी, अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाया गया, उसका प्रशिक्षण दिया गया। उपाधियाँ क्या थी? मुस्लिम काल में शिक्षा समाप्ति के बाद छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। तर्कशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र की शिक्षा समाप्त होने पर क्या दिया जाता था? फाजिल और धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर आलिम की उपाधि दी जाती थी। तो ये क्या है? ये उपाधि है। फाजिल और आलिम की उपाधियाँ दी जाती थी। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की जब शिक्षा समाप्त हो जाती तो फाजिल और विशेष योग्यता प्राप्त करने पर आलिम की उपाधि दी जाती थी बच्चों को। अगला है निःशुल्क शिक्षा। तो इस काल में छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, कोई फीस वीस नहीं ली जाती थी, निःशुल्क ही शिक्षा प्रदान किया जाता था। उर्दू भाषा का विकास हुआ। मुस्लिम युग में उर्दू भाषा का विकास हुआ और इसी भाषा को सर्वाधिक महत्व भी दिया जाने लगा। अरबी और फ़ारसी की शिक्षा पर भी बल दिया गया। मुस्लिम काल में फ़ारसी और अरबी पर विशेष जोर दिया गया। साहित्य की प्रगति की गई और धार्मिकता पर विशेष जोर दिया गया। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में धार्मिक तत्वों पर काफ़ी जोर दिया गया था। अब देखिएगा कि आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें मुस्लिम काल से उठाई गई हैं, आज के समय में प्रयोग हो रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला है निःशुल्क शिक्षा। तो मुस्लिम शिक्षा प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर निःशुल्क होती थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्राथमिक स्तर पर तो निःशुल्क है। आज के समय में आप देखते होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती थी, आज के समय में भी की जाती है। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई? ये मुस्लिम कालीन शिक्षा से ही ये चीज़ें ली गई हैं। और माध्यमिक और उच्च स्तरों पर ऐसा आज नहीं है, लेकिन पहले क्या था? माध्यमिक और उच्च स्तर दोनों पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। अतः इन स्तरों पर शिक्षा को निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। इनका मुख्य कारण यह है कि आज की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अनेक छात्र माध्यमिक और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए लालायित होने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी लेना चाहिए। मुस्लिम कालीन शिक्षा से ये चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए कि हर एक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान भी मुस्लिम कालीन शिक्षा से ही लिया गया है। मुस्लिम काल में कई सारे व्यवसाय के बारे में भी बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो आज के समय में भी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती रही है।
अगला है शिक्षक की स्थिति में उन्नति करना। तो आधुनिक भारत में शिक्षक की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली जा रही है। इसके लिए आंशिक रूप से शिक्षक पर मुख्य रूप से समाज और राज्य उत्तरदायी है। और इसका कारण यह है कि ना तो शिक्षक को समाज में सम्मान मिल रहा है उस तरह से, और ना ही राज्य का संरक्षण मिल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें मुस्लिम कालीन शिक्षा से कुछ सीखना चाहिए, कुछ चीज़ें वहाँ से लेनी चाहिए। उस समय में मुस्लिम काल में क्या होता था कि टीचर को भले ही वेतन कम मिले लेकिन वहाँ पर सम्मान बहुत मिलता था। तो ये चीज़ें वहाँ से ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। आगे देखेंगे, लिखा है व्यक्तिगत संपर्क। तो मुस्लिम युग में के अधिकांश मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे, गुरु शिष्य संबंध बहुत ही अच्छे थे। तो ये चीज़ें भी हमें लेना चाहिए। इस संपर्क के माध्यम से शिक्षक छात्रों में विशेष गुणों का समावेश करते थे। तो ये चीज़ें हमें मुस्लिम कालीन शिक्षा से ज़रूर लेना चाहिए कि मुस्लिम काल में पाए जाने वाले शिक्षक और छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क को आधुनिक भारतीय शिक्षा में समाविष्ट किया जाना काफ़ी अनिवार्य है। तो ये चीज़ें थी। अगला पॉइंट देखिएगा, धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय करना। तो आज के भौतिकवादी युग में लौकिक शिक्षा की असीम आवश्यकता है, किंतु इस शाश्वत सत्य को विस्तृत नहीं किया जाना चाहिए कि धर्म व्यक्ति के जीवन पर और चरित्र का प्रधान आधार स्तंभ रहा है। आधुनिक भारतीय शिक्षा की परिधि से ही धर्म को बाहर निकालकर इस आधार स्तंभ को हटा दिया गया है और इसे कुत्सित परिणाम भारत के प्रत्येक स्थान में देखने को मिल रहे हैं। अकारण झूठ बोलना, स्वार्थवश धोखा देना, निज हित के लिए लूटमार करना, तो ये चीज़ें आज के समय में बहुत देखने को मिलती हैं। आबालाओं का अपहरण करना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसके कारण आज के भारतीय अपने आदि पूर्वजों की बर्बर अवस्था की ओर अत्यंत त्वरित गति से बढ़ रहे हैं। इनसे उनकी रक्षा तभी की जा सकती है जब हम मुस्लिम कालीन शिक्षा का अनुकरण कर सकें, क्योंकि उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था और धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा दी जाती थी। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से लेनी चाहिए? मुस्लिम कालीन शिक्षा से ग्रहण करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर तत्व थे, कुछ पॉइंट थे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में बहुत ही अच्छे थे और हमें ये चीज़ें आधुनिक युग में भी अपनाना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने जाना है कि बहुत ही जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको देखा है मुस्लिम कालीन शिक्षा की। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।